एज नेगेटिव। वेरी गुड, ठीक है। तू तो बाद में जाते हो, पहले वीडियो देख ले, है ना, तूने तो कल क्लास ही लगाई। रेडियस का फॉर्मूला हैंड रेज करो। रेडियस का फॉर्मूला, अब गुरनूर, एंगस्ट्रॉम 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी समकित इंटू नहीं z बाई एन इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। एनर्जी का फॉर्मूला nth ऑर्बिट का जूल्स पर एटम वाला फॉर्मूला चाहिए मुझे। नाम्या, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल्स पर एटम, ठीक है। किलो जूल्स पर मोल वाला फॉर्मूला इसी में सनमीत, किलो जूल्स पर मोल 1312 किलो जूल्स पर मोल। ईवी का फॉर्मूला आप बता दो बेटा। z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा ये। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, डिफाइन एक्साइटेशन एनर्जी, और इसका फॉर्मूला बताना है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल। तो डेल्टा ई हमने एक फॉर्मूला निकाला था। अब बेटा लास्ट बेंच आप बताओ। n2 स्क्वायर, n1 और n2 में कौन सा लोअर शेल होना चाहिए, n1, n2 हायर शेल। k की वैल्यू डिपेंड करेगी यूनिट्स क्या हैं उसके ऊपर, फिर हम भर देंगे, ठीक है, हो जाएगा ये भी। आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला, यस, k z स्क्वायर। आयनाइजेशन होती है n1 से कहां ले जाएं, इंफिनिटी पे, तो उसका सीधा फॉर्मूला आता है k z, ठीक है, क्लियर है यहां तक। एक और लिखना, एक टर्म और पूछी जाएगी, है तो फिजिक्स की है। लिख लो, क्वेश्चन बना के लिख लो। व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड, हाउ इज इट कैलकुलेटेड। टाइम पीरियड क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। टाइम पीरियड है बेटा, इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर काटने में कोई भी शेल का कितना टाइम लगता है, उसे क्या कहते हैं, उसका टाइम पीरियड। और एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है कैसे निकलेगा, कोई डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी का किसी को फॉर्मूला आता है, वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू, यही टाइम हमने निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यहां से चक्कर काट के यहीं पे आ जाना, कितना डिस्टेंस हो गया, 2πr बाय वेलोसिटी। आर आपको निकालना आता है रेडियस, वेलोसिटी आपको निकालनी आती है, तो एक टर्म और पूछी जा सकती है, टाइम पीरियड है तो फिजिक्स का वर्ड है ना। तो व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन सॉल्यूशन, टू कंप्लीट, क्या लिखे, वन सर्कल लिख दूं, वन सर्कल अराउंड न्यूक्लियस, रेवोल्यूशन की जगह सर्कल लिख दिया, सिंपल वर्ड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, 2πr/v। रेडियस आपको निकालना आता है, वेलोसिटी निकालनी आती है, हो सकता है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बन जाए तो ऐसे निकाल सकते, हो जाएगा बेटा 2πr/, समझ तो आ गया फॉर्मूला, है ना। तो बोहर मॉडल था हमारा। आगे हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बोहर मॉडल की एक और एप्लीकेशन है जो रदरफोर्ड मॉडल का फेलियर था, जो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया, बोहर ने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बोहर मॉडल का, एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम।
स्पेक्ट्रम कैसे आता है एटम्स का, ये भी एक एप्लीकेशन है बोहर्स मॉडल। स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके बारे में आज जनरली स्पेक्ट्रम का नाम सुनते ही आपके माइंड में ये पिक्चर आती है कि सनलाइट है, प्रिज्म में से पास की, क्या बन गया, वेवगेयर, याद है 7 कलर्स। आज हम समझेंगे कलर आते कहां से हैं। ये 7 कलर्स में तोड़ देता है इसे, है ना, इट मींस व्हाइट लाइट 7 कलर का बना हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ये 7 कलर का जो चार्ट पेपर पे अरेंजमेंट आ गया ना, इसे हम स्पेक्ट्रम कह देते हैं वैसे तो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे स्पेक्ट्रम ऐसे रैंडम नहीं बना हुआ, इसमें जो रेडिएशंस है ना वो एक ऑर्डर अरेंजमेंट में है। कैसे, अगर मैं फ्रीक्वेंसीज का ऑर्डर देखूं तो रेड से वायलेट की तरफ एनर्जी बढ़ती है, वायलेट की सबसे ज्यादा, इट मींस फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, बढ़। तो रेड की फ्रीक्वेंसी ऑरेंज की ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा, ऐसे हो। इसका मतलब अगर अलग अलग लाइट की रेडिएशन को प्रिज्म में से पास करोगे तो प्रिज्म का काम है उन्हें अरेंज करना। कैसे अरेंज करना, एक ऑर्डर में। वो ऑर्डर हो सकता है फ्रीक्वेंसीज का हो सकता है वेवलेंथ का हो, ऑर्डर अरेंजमेंट हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा भी एक बार कम एक बार ज्यादा फिर कम, नहीं, ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो हमने क्या किया अभी आज, डेफिनेशन स्पेक्ट्रम की सिर्फ वेवगेयर तक नहीं रहते, हो सकता है कुछ रेडिएशन ऐसी हैं जो हमें दिखाई भी ना देती हों, जैसे माइक्रोवेव हैं, रेडियो वेव हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अरेंज कर देते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी के, तो उसे क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम। जैसे अगर सन के पूरे स्पेक्ट्रम की बात करूं तो ये तो बहुत छोटा पार्ट है, स्टार्ट होता है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की, रेडियो वेव से ज्यादा आती हैं माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव से ज्यादा फ्रीक्वेंसी आती है इंफ्रारेड, फिर ये वेवगेयर आता है जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी रेडिएशन हम देख नहीं सकते, जैसे अल्ट्रावायलेट आता है, फिर एक्सरेज आती हैं, फिर गामा रेज भी आती हैं, या इन्हें कॉस्मिक रेज भी लिखा जाता है कई बार। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें कोई इंस्ट्रूमेंट दिखा सकता है जो ऐसी लाइट्स को भी देख सकता हो जो हम आईज से नहीं देख सकते, वो अगर अरेंज कर दे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये। आपको सिर्फ इतना याद करना है भी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की होती है, जो रेडियो सिग्नल, टीवी सिग्नल आ रहे हैं घरों में, वो कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, रेडियो वेव, इनसे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता, सबसे कम एनर्जी वाली। उससे ज्यादा एनर्जी घर पे जो माइक्रोवेव आप यूज करते हो कुकिंग के लिए, उसमें जो वेव यूज होती हैं वो ये वाली हो। इंफ्रारेड, वेवगेयर और अल्ट्रावायलेट आपने सुना होगा, सन का स्पेक्ट्रम है ना, उससे भी ज्यादा एनर्जी एक्सरे सुनी है, जो एक्सरे करवाते हैं फ्रैक्चर बोन का पता करने के लिए, वो सबसे ज्यादा होती हैं, सबसे ज्यादा गामा रेज हैं। इसी वजह से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हम कभी भी यूज नहीं करते, क्योंकि ये तो कैंसर कॉजिंग है, ये तो सड़ा ही देंगी हमें, है ना। तो कहीं भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हम ना तो कहीं रिएक्शन में लेंगे, ना कहीं फोटोइलेक्ट्रिक सेल में, कभी भी नहीं यूज करते। क्लियर है। तो आपको सिर्फ इतना का अरेंजमेंट याद करना है, इसे हम क्या कह रहे हैं, स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। तो स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन आज हमारे लिए ये है, स्पेक्ट्रम इज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज कह सकते हो या फिर वेवलेंथ कह सकते हो। मैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में नहीं जा रहा, वो तो एक ही चीज है। अगर फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग होगा तो वेवलेंथ का क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो जो भी ऑर्डर अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है बेटा। अगर सन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, सारा सन स्पेक्ट्रम है, इसमें से सिर्फ वेवगेयर आपको 10 तक पढ़ाया था, क्योंकि देख सकते हैं, बाकी नहीं दिखती लाइन लेकिन आती है। क्लियर है। अब आज हमारा टॉपिक स्पेक्ट्रम नहीं है एग्जैक्टली, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। हमने पढ़ना है एटम के केस में भी स्पेक्ट्रा आते हैं, यस, और ये कैसे लिए जाते हैं और इनका क्या बेनिफिट है, एटम के स्पेक्ट्रा। हमें कल बोहर ने समझाया भी, अगर किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को हीट करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन हीट करने से जंप कर जाता है, क्या होगा, लोअर शेल से
चला गया लोअर से हायर, चला तो गया लोअर से हायर, लेकिन क्या वो रुकता है वहां पे? क्या होता है, नीचे आ जाता है और क्या छोड़ता है? रेडिएशन छोड़ता है। अगर वो रेडिएशन जो छोड़ता है, अगर उन्हें आप प्रिज्म में से पास करो, तब भी आपको एक ऑर्डर अरेंजमेंट दिखेगा, स्पेक्ट्रम दिखेगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि सारा विजिबल पार्ट दिखे, हो सकता है सिर्फ ब्लू कलर दिखे, हो सकता है ब्लू और येलो दिख जाए, हो सकता है येलो और ग्रीन दिख जाए, कोई भी 2 या 3 ऐसे रेडिएशन आ सकती हैं, क्योंकि एक एटम में जो ट्रांजिशन है वो लिमिटेड है। तो एटम के केस में भी स्पेक्ट्रा आता है, कब? जब उन्हें हीट किया जाता है तो उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्साइट होकर हायर शेल में जाते हैं, हायर से रिटर्न करते हैं, जिससे रेडिएशन छोड़ते हैं। अगर आप उन रेडिएशन को प्रिज्म में से पास करके देखते हो तो यस, वहां भी हमें स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। कभी 2 लाइंस दिखती हैं, कभी 3 लाइंस दिखती हैं। उस स्पेक्ट्रा को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है। और ये स्पेक्ट्रा कौन कितने तरह के हैं और इनके क्या फायदे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं, वो सारा टॉपिक हम डिस्कस करें। ठीक है। सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा है क्या? एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा obtained in case of atoms are known as, उन्हें क्या कहते हैं? are known as atomic spectra। और ये obtain क्यों हो रहे हैं? These spectra are obtained due to transitions of electrons in various shells। वेरियस शेल्स के अंदर ट्रांजिशंस होती हैं। ट्रांजिशन वर्ड आपको अब समझ आ रहा है, थर्ड से फोर्थ, सेकंड से थर्ड, सेकंड से फोर्थ। ट्रांजिशन मैंने एक सिंपल वर्ड दे दिया, हीट करा, ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, लाइन छोड़ी, वो क्या आ गया? स्पेक्ट्रा। ठीक है बेटा, क्लियर है? और ये स्पेक्ट्रा आगे 2 तरह के हैं एटम के केस में जो ऑब्टेन होते हैं। एक होते हैं एमिशन, एक होते हैं एब्जॉर्प्शन। आगे एटम के केस में ये स्पेक्ट्रा जो हैं 2 तरह के हम पढ़ रहे हैं, एक है एमिशन, एक है एब्जॉर्प्शन। कैसे कैसे होते हैं एमिशन और एब्जॉर्प्शन, क्या डिफरेंस है, समझो इसे। सबसे पहला एमिशन कर रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा। हमने देखा अगर सोडियम मेटल ले लें, कोई सॉल्ट सोडियम का, सोडियम होना जरूरी है। अगर आप सोडियम के एटम को हीट करते हो, हीट करने से उसका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, आपको बताया था अंदर वाले नहीं जाते, कौन सा जाता है? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर में जाता है क्योंकि हमने हीट दी, लेकिन हायर से दोबारा रिटर्न करेगा किसमें? लोअर में। कोई ना कोई कलर देगा, वो कलर हम वेवलेंथ प्रिज्म में से पास करते हैं तो हमें स्पेक्ट्रा मिल जाता है। और हमने देखा सोडियम के केस में 2 येलो कलर की लाइंस आती हैं, थोड़ा थोड़ा वेवलेंथ में डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही येलो कलर में ही आती हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन हुआ, ये हमने ऐसे किया कि एटम को हीट किया पहले, मान लो फ्लेम ले लिया, इस फ्लेम में सोडियम क्लोराइड किसी वायर पे लगा लिया, प्लैटिनम वायर ले सकते हो। जैसी फ्लेम में लेके जाते हो, हम क्या देखते हैं? फ्लेम का कलर चेंज हो जाता है, इसमें से कौन सी लाइट निकलती है? येलो। अगर इसे प्रिज्म में से पास कर दें तो अलग अलग आपको फ्रीक्वेंसी भी बता देगा। अलग अलग हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो इनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी अलग अलग बता सकता है। तो पूरा डार्क बैकग्राउंड है, डार्क में सिर्फ 2 लाइंस दिखी हैं, वो 2 कौन सी हैं? येलो। ठीक है। ये जो एटम आ रहे हैं बेटा, इसमें हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में था, लोअर शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाता है? हायर शेल में। हायर से दोबारा रिटर्न करता है, वो जो रेडिएशन छोड़ता है उस रेडिएशन को आप प्रिज्म में से पास करते, स्टडी करते हो, उसे जो भी लाइंस आती हैं उसे हम नोट कर लेते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वेवलेंथ कितनी है, उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रा।
इस स्पेक्ट्रा को नाम दिया जाता है एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन इसलिए क्योंकि जो एमिट की लाइन छोड़ी है उसे आपने प्रिज्म में से पास किया, उससे जो भी उनकी फ्रीक्वेंसी है मैच की, वो क्या होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। हो जाएगा बेटा, ये तो है एमिशन स्पेक्ट्रा। कुछ पूछना है इसमें? लिखो एमिशन स्पेक्ट्रा कैसे लेते हैं, पॉइंट्स बना के लिख रहे हैं। अगर एमिशन के बारे में आता है पहला पॉइंट, एक्सपेरिमेंट क्या है हमने ये बताना है। इस केस में पहला पॉइंट किया क्या हमने, ऑन हीटिंग एटम्स their electrons are excited to higher levels when they return they release radiations, ठीक है। These radiations on passing through, कहां से पास करना है, प्रिज्म, on passing through prism will give us कौन सा स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा। जब इसे प्रिज्म में से पास करते हैं तो जो स्पेक्ट्रा आता है उसे कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। कौन से शेल में जाता है जरूरत नहीं है, हमें नहीं पता, हमें यह पता है कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम का थर्ड शेल का है, हो सकता है फोर्थ में जाके आ जाए, हो सकता है फिफ्थ में। किसमें जाके रिटर्न करेगा बेटा, वो हर एक एटम की एक नेचर है पर्टिकुलर, उसमें ज्यादातर चांस वही जंप होता है, वही वाला ट्रांजिशन होता है बार बार, ठीक है, अलग नहीं होते। जैसे सोडियम में हमेशा येलो कलर ही आएगा, वो सोडियम चाहे NaCl का हो, चाहे सोडियम सल्फेट का हो, चाहे सोडियम फॉस्फेट, किसी का भी सोडियम का हो, उसमें कौन सी लाइन आती है, येलो। हो जाएगा बेटा। एक दो पॉइंट इसके बारे में और लिखने हैं। सेकंड हमें आ जाएगा भी इसे फिर एमिशन स्पेक्ट्रा क्यों कहते हैं, तो हम कहेंगे इसमें एमिटर रेडिएशन स्टडी होती है, उसमें एब्जॉर्बर वाला पढ़ेंगे हम। एमिटर रेडिएशन इज स्टडीड, इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है, एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिटर रेडिएशन जो एमिट की, एमिट का मतलब समझ गए रिलीज की, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में गया, नीचे आया, रिलीज की, वो रिलीज को एक नाम क्या दिया जा रहा है, रिलीज रेडिएशन भी कह सकते थे, एमिटर रेडिएशन, इसलिए नाम क्या दे दिया, एमिशन स्पेक्ट्रा। हो जाएगा बेटा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, दिखता कैसे है। तो हमें दिखेगा भी वैसे तो सारा डार्क है, लेकिन बीच बीच में कोई 2 या 3 कलर्स हैं, जैसे इसमें सिर्फ येलो ही है, कई बार येलो और ब्लू 2 कलर भी आ गए। लेकिन हाँ, ये बताने का पर्पस सिर्फ इतना भी कंटिन्यूस नहीं है, सन जैसा नहीं है, वेव गियर नहीं दिखाई देगा, कोई 1 कलर या 2 कलर ही दिखाई देंगे, है ना, ये इसकी नेचर है पर्टिकुलर। एटम और सन का क्या फर्क है, सन में सारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, इसमें हम कह रहे हैं डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। डिसकंटिन्यूस का मतलब 1 या 2 लाइंस विजिबल होंगी, सारी नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसका थर्ड पॉइंट ये है, जनरली एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है जनरली, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर discontinuous, that is only a few lines are obtained, सारी नहीं आती, वेव गियर पूरा नहीं बनता, कुछ एक लाइंस आती हैं, जबकि सन में सारी आती हैं, पूरे का पूरा माइक्रोवेव, रेडियो वेव सारी आ रही है ना। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हो जाएगा बेटा। ये आपको ऐसे दिखाई देगा कि चार्ट पेपर है, ब्लैक कलर का चार्ट है, ब्लैक कलर के चार्ट के ऊपर 2 येलो कलर हैं, ऐसे दिखाई देगा। ब्लैक कलर का चार्ट है, उसके ऊपर कोई ब्लू और रेड कलर है, ऐसे दिखाई देगा। जैसे लिथियम के केस में पिंक आती हैं, पोटाशियम के केस में वायलेट आती हैं, लेकिन वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, वो ऐसे बता रहा हूं तुम्हें, है ना। आप सिर्फ सोडियम वाला याद रखो, येलो कलर आता। हो जाएगा बेटा। 3 बातें होगी। पहला, तुम्हें कह दे भी कैसे ऑब्टेन करते हैं, तुम कहोगे जो भी एटम का लेना है वो एटम का कोई सॉल्ट ले लो, वो वायर पे लगाओ, प्लैटिनम वायर पे फ्लेम में ले जाओ, हीट करो। हीट किया, उसमें अपने आप ट्रांजिशन होने लग गई, ऊपर नीचे होने लग गई, उससे जो भी रेडिएशन निकली एमिटर रेडिएशन, उसे किस में से पास किया, प्रिज्म में से।
प्रिज्म ये है कि चलो आपको समझ आ रहा है, अदरवाइज इसका भी नेम लिख लो। आज हमारे पास एक बेटर इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया जाता है स्पेक्ट्रोग्राम। स्पेक्ट्रोग्राम बड़े वाला इंस्ट्रूमेंट है जो एक्चुअल लैब में यूज होता है। ये इंस्ट्रूमेंट में इतना एफिशिएंट है कि आपको वेवलेंथ भी बता देगा कि जो येलो लाइन आई है चार्ट पेपर के ऊपर, इसकी वेवलेंथ भी लिखी मिलती है आपको कि इसकी 4800 एंगस्ट्रॉम है जब 4896 एंगस्ट्रॉम है, ये भी बता देता है। लेकिन वो लोअर लेवल पे आपने देखा हुआ जो प्रिज्म है, प्रिज्म का ही थोड़ा रिफाइंड वर्जन है, एक अच्छे वाला इंस्ट्रूमेंट है, उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोग्राम। हो जाएगा बेटा, स्पेक्ट्रोग्राफ, सॉरी स्पेक्ट्रोग्राफ। ये जो इंस्ट्रूमेंट में चार्ट पेपर बनाया है इसका नाम लिखो स्पेक्ट्रोग्राम। ये भी उसने उल्टा दिया हुआ है शायद तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, मे बी कि जो ग्राफ लग रहा था हमें कि ग्राफ आया उसे उसने ग्राम कहा है, जो ग्राम होना चाहिए था वो क्या कहा है? स्पेक्ट्रोग्राफ। तो इसे ध्यान रखना, मे बी इसी का क्वेश्चन बन जाए कल को, है ना। स्पेक्ट्रोग्राफ तो वो इंस्ट्रूमेंट है, प्रिज्म है कह लो, प्रिज्म को आप क्या नाम दे सकते हो? स्पेक्ट्रोग्राफ। लेकिन जो चार्ट पेपर बना है जो ऐसे दिखा रहा है, अभी आपको डार्क कलर का चार्ट दिख रहा है, उसमें दो क्या दिख रही है? येलो लाइन, लिखा हुआ है कि इतनी इतनी वेवलेंथ, उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोग्राम। हो जाएगा बेटा, क्लियर है यहां तक? पोटाशियम का लेना है, पोटाशियम लेके हीट करो, यहां से रेडिएशन निकली, उसमें वायलेट कलर आया। लिथियम का लिया, लिथियम हीट किया, उसमें पिंक कलर आया। तो सभी का अलग अलग कलर है। क्लियर है? सेकंड चलते हैं। सेकंड टाइप है एब्जॉर्प्शन। लेकिन इसी का एक और फॉर्म है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये क्या है इसे समझते हैं। इसे थोड़ा अलग तरह से ऑब्टेन किया जाता है एब्जॉर्प्शन। मान लो सोडियम का ही लेना है, हमने कैसे लिया सोडियम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? एक्सपेरिमेंट ये रहेगा कि एक ट्यूब में हम सोल्यूशन भर लेते हैं सोडियम का, मान लो सोडियम का NaCl का सोल्यूशन भर लिया ट्यूब में, हीट नहीं करते। हम क्या करेंगे, इसमें से सारी कलर की रेडिएशन एक एक करके पास करते हैं, सारी कलर की। जैसे वेवगेयर पूरे का पूरा व्हाइट लाइट पास की मैंने, जैसे पास करते हैं वेवगेयर पूरा, इसमें से लाइट निकल जाती है। विद इन 1 सेकेंड जो लाइट निकल गई, जो लाइट निकल गई, डोर एक बार खुला बंद हो गया, लाइट निकल गई, जो लाइट निकल गई उसे आगे प्रिज्म में से पास किया जाता है। वो जो लाइंस आती हैं वो कुछ इस तरह आती हैं, आपको जितने कलर आपने डाले थे सारे दिखाई देते हैं, लेकिन कोई एक आधा नहीं दिखता। जैसे देखना वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, कौन सा नहीं दिख रहा? हाँ, तो हमने देखा यहाँ येलो मिसिंग है, इसकी जगह डार्क लाइन है, बाकी सारा कुछ दिख रहा है। अगर ये दिख रहा है येलो क्यों नहीं दिख रहा, तो हम ऐसे बताते हैं भी इसके अंदर सोडियम था। इसका मतलब अब ये हो गया कि सोडियम ने कौन सी लाइन एब्जॉर्ब कर ली? येलो। और सोडियम का इलेक्ट्रॉन ये कलर लेके येलो नीचे से कहां चला गया होगा? ऊपर, क्योंकि हमने हीट तो किया ही नहीं। तो फिर ऊपर कैसे पहुंचेगा? ऊपर पहुंचने के लिए एनर्जी चाहिए। क्या लाइट की एनर्जी होती है बेटा E = h²? तो हमने अब एनर्जी ही लाइट की फॉर्म में दी है, क्योंकि सोडियम की नेचर थी कि उसका जंप जो है वो येलो को करस्पॉन्ड करता है। छोड़ी येलो थी तो लेगा भी कौन सी? येलो। इसका मतलब सोडियम में मान लेते हैं चलो थर्ड शेल से फोर्थ में जाता है, और थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए उसको जो एनर्जी लगती है वो किसके मैच करती है? किस कलर से? येलो से। तो पहले उसने येलो छोड़ दी थी, अब येलो ले ली। अगर येलो ले ली, ये बंद हो गया, बाहर लाइट निकली, जो लाइट निकली उसमें से कौन सा कलर मिसिंग होगा? येलो। येलो मिसिंग होगा। ये जो स्पेक्ट्रा है इसे स्पेक्ट्रा कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसमें हमने ये स्टडी किया भी लाइन एब्जॉर्ब कौन सी किया, उस पर मेरा ध्यान रहेगा। मुझे पता है कि कलर कौन सा एब्जॉर्ब हो गया? येलो। इस लाइट को हम ट्रांसमिटेड लाइट कह सकते हैं। ट्रांसमिटेड होता है बेटा एक कलर एब्जॉर्ब हो गया, बाकी जो है वो ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है। अब इसमें आपको एक डाउट आएगा भी सर ये कहां गया इलेक्ट्रॉन? दोबारा आएगा। यस आ जाएगा दोबारा, दोबारा येलो छोड़ेगा, लेकिन वो ट्यूब में ही रह जाएगा। हमारा 1 सेकंड के लिए छोड़ा, 1 सेकंड में इसने ले लिया कलर, बाद में नीचे आता रहे, हमें मतलब नहीं है। हमारा कलर एक येलो गायब है, वो येलो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, बाकी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है।
तो ये जो स्पेक्ट्रा है इसमें हमने ये पता किया भी कलर एब्जॉर्ब कौन सा हुआ, येलो। इसमें हमने ये पता किया भी एमिट कौन सा हुआ, येलो। दोनों से एक खास बात है कि दोनों से पता तो यही चल रहा है कि सोडियम है। दोनों का खास बात ये है कि दोनों में एटम कौन सा था, सोडियम। इट मींस एक्चुअली ये जो स्पेक्ट्रा हैं इन्हें कैसे पता, क्या फायदा है इनका? इनका फायदा ये है कि किसी एटम को पहचानने के लिए यूज होती है। सोडियम है या नहीं उसे पहचानना है आपने, हम यूज करते हैं, लेकिन दो ढंग हैं यूज करने के। या तो आप सोडियम को हीट कर दो, हीट करने से वो कौन सी रेडिएशन दे देगा, येलो, तो हमें पता चल जाएगा भी कौन सा एटम प्रेजेंट है, सोडियम, पहला ढंग। या फिर एक दूसरा ढंग भी है, हम हीट ना करें, हम क्या दें उसे, सारे कलर की रेडिएशन दे दें, उस पर छोड़ दें, जो उसने लेनी है ले लेगा। तो हमने देखा भी सोडियम में एक ही जंप है 3rd से 4, अगर वो देता येलो है तो लेगा भी कौन सी, येलो। तो वो सारे कलर में से एक येलो ले लेता है, बाकी छोड़ देता है। तो हमने इस पे ध्यान दिया भी डार्क कहाँ पे है। और दोनों का एक फायदा है, हमें पता तो यही चल रहा है ना भी सोडियम एटम है। तो ये स्पेक्ट्रा ऐसे दिखते हैं बेटा, हैं एक ही चीज, पता यही चलेगा कि सोडियम है, लेकिन उसको ढंग दो हैं समझने के। चाहे तो हीट करके समझ लो, कई बार हम एटम्स को हीट करना अवॉइड करते हैं, कई बार एटम होते हैं हीट करने से डिकम्पोज हो जाते हैं, हीट करने से खराब हो जाते हैं, तो हम हीट नहीं कर पाते, तो फिर वहां ये सोल्यूशन वाला काम करते हैं। इसे क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन। और दोनों का फायदा है, जैसे ह्यूमन के फिंगरप्रिंट्स के बारे में सुना है आपने, किसी भी दो ह्यूमन के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, वैसे ही उनके जो स्पेक्ट्रा हैं एटम के, जितने भी स्पेक्ट्रा हैं, 100 एलिमेंट है हमारे पास, किसी दो एलिमेंट के स्पेक्ट्रा मैच नहीं होते। अगर सोडियम में वेवलेंथ आती है येलो वाली, उसकी वेवलेंथ है 4800 एंगस्ट्रॉम, 4800 एंगस्ट्रॉम, तो 4800 एंगस्ट्रॉम येलो कलर बिना सोडियम के और किसी भी एटम का नहीं आएगा, नहीं आएगा, चाहे तुम एमिटर ले लो, चाहे तुम क्या ले लो, एब्जॉर्बर। इसका मतलब हमें इससे ये पहचानने में हेल्प होएगी कि कोई अननोन कंपाउंड है, उसमें सोडियम प्रेजेंट है या नहीं। हम उसका कोई भी स्पेक्ट्रा जो अच्छा लगता है, एमिशन ले लेंगे या एब्जॉर्प्शन, दोनों से एक ही बात कंफर्म होएगी। अगर येलो कलर वाली रेडिएशन 4800 एंगस्ट्रॉम दिखाई देती है या मिसिंग है, दोनों से एक ही चीज पता चलेगी भी क्या प्रेजेंट है, सोडियम। तो इसलिए इन्हें फिंगरप्रिंट्स भी कहा जाता है, ये इनका फायदा है। उसका भी आ जाएगा बेटा, क्लोरीन का भी आ जाएगा, लेकिन हम किस पे ध्यान देंगे, 4800 वाले पे। अगर 4800 नहीं है एटमी, ये तो कंफर्म है कि सोडियम नहीं है, क्लोरीन का कुछ और मिसिंग होगा, है ना। हमने किसका देखना है, सोडियम का। सोडियम का स्पेक्ट्रा हमें पता है कौन सा कलर मिसिंग होता है, 4800 वाला, तो वो हमने पता कर लिया। यहाँ सोडियम तो एटलीस्ट नहीं है। मेरा रिसर्च क्या चल रहा है अभी, सोडियम है या नहीं, मुझे डाउट सोडियम को लेके था, तो सोडियम का मैंने कंफर्म कर दिया अभी ये लाइन मिसिंग है 4800 वाली, तो हम कहेंगे सोडियम क्या है, प्रेजेंट है। हो जाएगा बेटा, ठीक है। लिखो इसको, पहला पॉइंट लिख रहे हैं, पहले इसमें हीटिंग किया था, इसमें देखते हैं क्या कंपैरिजन करना है। पहला पॉइंट, ये कैसे ऑब्टेन होता है, दिस स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड, पहला पॉइंट, दिस स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग व्हाइट लाइट। हीट नहीं करना, क्या पास करना है, बाय पासिंग व्हाइट लाइट, बाय पासिंग व्हाइट लाइट, किसमें से, व्हाइट लाइट थ्रू सॉल्यूशन ऑफ एटम। जिसके बारे में आप सर्च करने जा रहे हो, सोडियम का पता करने वाले हो, तो सोडियम के सॉल्यूशन में से, सोडियम का सॉल्यूशन जरूरी है, सोडियम क्लोराइड ब्रोमाइड जरूरी नहीं, ठीक है, कर दिया। सेकंड, ये लाइट को नाम दे रहे हैं बेटा ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट is studied by passing through prism। प्रिज्म में से पास की कौन सी लाइट, ट्रांसमिटेड, ठीक है। और स्पेक्ट्रम दिखता कैसे है, कुछ एक डार्क स्पेसेस हैं, एक या दो डार्क लाइंस हैं, बाकी कलर आगे सारे ब्राइट है, एक दो जगह पे क्या है, डार्क, ठीक है। दिखेगा ऐसे, देयर आर a few dark lines on bright background। पूरा बैकग्राउंड क्या है, ब्राइट है, on bright
बैक ठीक है, ऐसे कर लोगे। क्लियर है दोनों चीज। लास्ट पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला इंपॉर्टेंट, दोनों का फायदा क्या है। दोनों स्पेक्ट्रा, जनरल वर्ड है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कोई भी ले लो आप, दोनों का एक फायदा है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर नोन एज, एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर नोन एज फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम्स। क्या इस लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हो, ये ऐसे क्यों कहा फिंगरप्रिंट्स? क्रिश, मैच नहीं करते, किसी भी दो एटम के स्पेक्ट्रा मैच नहीं करते, अलग अलग हैं। हर एक एटम का हमें पता है, सोडियम में ये लाइन आएगी, येलो आएगी, इसमें पिंक आएगी, इसमें ये आएगी, सबकी अलग अलग आएगी, तो इसलिए पहचानने में हेल्प होती है। इसे क्या कहा जाता है? फिंगरप्रिंट्स। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आर कॉम्प्लीमेंट्री। लिख लो, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब यह है कि जो लाइन दिखती है सोडियम के केस में एमिशन में येलो, वही लाइन क्या होएगी? मिसिंग होएगी। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यह है कि अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे दोनों को मैं ओवरलैप कर दूं, एक एमिशन येलो दिखाई दे रही है, एक येलो मिसिंग है, दोनों को ओवरलैप करें तो आपको दिखेगा कि पूरा वेवगेयर बन गया, क्योंकि जो मिसिंग होएगी उस एटम की वही दिखेगी एमिशन में। अगर येलो दिखती है सोडियम में तो मिसिंग भी कौन सी होएगी? येलो, क्योंकि गैप तो एक ही है ना। ट्रांजिशन क्या हो रही है सोडियम में? मानते हैं थर्ड शेल में है एक इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। वो तीसरे शेल वाला इलेक्ट्रॉन मान लो चौथे में जाके वापस आ रहा है, तो उसका एक खास बात यह है कि वो तीसरे से चौथे में जंप करेगा हमेशा। तीसरे से चौथे में जंप करने के लिए एनर्जी लगेगी येलो जितनी, या तो वो येलो कलर दे दो उसे, नहीं तो हीट कर दो। हीट वो तुम कर दोगे, ऊपर पहुंचा दोगे, वो नीचे गिरेगा, कौन सी कलर दे देगा? येलो, वो दे देगा। बात एक ही है, जिसकी वजह से जो कलर दिखेगा एमिशन में वो गायब होगा किसमें? एब्जॉर्प्शन में। इस चीज को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री। ओवरलैप करने से पूरे का पूरा क्या बन जाता है? वेवगेयर। कर लोगे बेटा? ये दो बातें आपने याद हो जाएगा बेटा। क्लियर है यहां तक टॉपिक? आगे लिखो। लास्ट एक वेव नंबर निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया। अगर हमें ट्रांजिशन पता है, जो लाइंस आ रही हैं, जैसे येलो लाइन आई, वो येलो लाइन का एक वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला भी दिया गया, दैट इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। साइंटिस्ट थे रिडबर्ग, इन्होंने इस स्पेक्ट्रा के ऊपर सर्च की, उन्होंने एक रिडबर्ग फॉर्मूला दिया। वो कहता भी ये फॉर्मूला मेरा, जो येलो कलर आ रही है या कोई भी कलर आ रही है, उसका वेव नंबर कहता आप निकाल सकते हो। वेव नंबर निकल जाता है। आर एक कांस्टेंट है, जेड एटम का एटॉमिक नंबर है, n1 लोअर शेल है, n2 क्या है? हायर शेल। ये फॉर्मूला बोहर से नहीं मैच कर रहा। बोहर कहता है ये तो मैंने भी बताया था, अभी एनर्जी का फॉर्मूला बस ये था कि मैंने एनर्जी का बताया था, तुमने वेव नंबर का बता दिया। वो कहता है ऐसे करो, तुम मेरे फॉर्मूले से 3 से 4 सोडियम भर के, यहाँ 3 भर के, यहाँ 4 भर के, मेरे फॉर्मूले से एनर्जी निकाल लो, एनर्जी से वेव नंबर निकाल लो, वो वेव नंबर तुम इससे निकाल लो, दोनों के आते हैं सेम। तो इसने एक्सपेरिमेंटल अपना फॉर्मूला दिया अलग अलग कलर का देख के, उसने थ्योरेटिकल दिया था, दोनों के जो वेव नंबर है वो क्या हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं। इसका मतलब सबसे बड़ा प्रूफ है कि बोहर मॉडल क्या है? सही। अब इसमें आर की वैल्यू लिख लो। रिडबर्ग फॉर्मूला है, इसे रिडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है। आर, दिस इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी एक वैल्यू इसने दी है, दैट इज 109677 पर सेंटीमीटर। याद ऐसे करो, 109677 पर सेंटीमीटर। लेकिन इसे हम इजी कर लेंगे, ये सिर्फ याद करने के लिए कि एक नंबर में पूछी जाए एग्जैक्ट वैल्यू। न्यूमेरिकल में हम इसे थोड़ा इजी कर लेंगे। हम लिख लेंगे, चेक करना क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, 1.1 इंटू 10 पर 5, क्योंकि 9 है ना, आप मैथमेटिकली कर लेते हो ऐसे, तो इसे लिख लेंगे 1.1 इंटू 10 पर 5 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय क्या है?
हो जाएगा बेटा। ये एक और फॉर्मूला ऐड हो गया, बोहर के जो फॉर्मूले हैं उसी में मान के चलो। हमारे लिए बस ये फॉर्मूला ऐसे है कि वही बोहर मॉडल है, लेकिन अगर सीधा एनर्जी नहीं क्या निकालनी है, वेव नंबर, तो हम ऐसे फॉर्मूला ले लेंगे। ये आर की वैल्यू है, ये जेड स्क्वायर एटॉमिक नंबर है, N1 लोअर शेल है, N2 क्या है, हायर शेल। तो वही वैल्यूज भर के हम क्या निकाल लेंगे, वेव नंबर। जैसे मान लो ट्रांजिशन है 3 to 4, तो यहाँ 3 भरो, यहाँ 4 भरो, हम ऐसे निकाल। हो जाएगा बेटा, कर लोगे यहां तक टॉपिक? इसके हम न्यूमेरिकल बाद में करते हैं, पहले तुम ट्राई करो डिफरेंसेस क्या क्या होंगे। एक तरफ लिखो एमिशन, एक तरफ लिखो एब्जॉर्प्शन। डिफरेंसेस ट्राई करो क्या क्या हो सकते हैं। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन? पहला कोई हैंड रेज करके बताओ भी क्या डिफरेंस है एमिशन और एब्जॉर्प्शन में। कौन सा है जो हीटिंग से आता है? एमिशन की तरफ लिखो, एक तरफ लिख लो एमिशन, एक तरफ लिखो एब्जॉर्प्शन। कौन सा ऑब्टेन होता है हीटिंग से? एमिशन। तो पहला पॉइंट आ गया, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। इसमें कौन सी लाइट पास करते हैं? व्हाइट लाइट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग व्हाइट लाइट। ठीक है, थ्रू सॉल्यूशंस। पहला डिफरेंस। कोई और सोच के बताओ। एमिशन में जो ट्रांजिशन हुई उसमें कौन सी रेडिएशन को प्रिज्म में से पास किया? एमिटर रेडिएशन को, उसे स्टडी किया। हमें स्पेक्ट्रम में क्या दिख रहा है? अभी येलो लाइन दिख रही है, तो येलो लाइन कौन सी है? जो एमिट की। लेकिन दूसरे के स्पेक्ट्रम में डार्क कलर दिख रहा है, वो डार्क कलर किसकी जगह पे है? जो लाइन एब्जॉर्ब किया। तो उसमें फर्क आ गया। भी हम फोकस किस पे कर रहे हैं? इसमें तो फोकस कर रहे हैं कलर पे जो दिखाई दे रहा है, इसमें फोकस कर रहे हैं जो मिसिंग है उस पे, है ना। तो इसमें लिख लेते हैं एमिटर रेडिएशन इज स्टडीड, जबकि इसमें एब्जॉर्ब रेडिएशन पे ज्यादा इंटरेस्ट है हमें। एब्जॉर्ब रेडिएशन जिसकी जगह क्या है? डार्क। एब्जॉर्ब रेडिएशन इज स्टडीड, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा कि एब्जॉर्ब कौन सी हुई है। जो दिख रहे हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जो एब्जॉर्ब हुई है, जो मिसिंग है, उसमें इंटरेस्ट है कि वो कौन सी रेडिएशन थी जो मैंने पास तो की थी लेकिन निकली नहीं। तो मैं उसे नोट कर लूंगा भी हाँ ये गई तो थी येलो लेकिन निकली है नहीं, है ना। तो वो नोट कर लेंगे, हो जाएगा। और तीसरा, जो स्पेक्ट्रम दिखता है क्या उसमें विजिबिलिटी में फर्क है? ये कैसे दिखता था? इसमें सारा डार्क बैकग्राउंड है, सिर्फ कुछ एक क्या है, ब्राइट लाइंस हैं। ऐसे लिख लें, एक डिफरेंस ये भी बन जाएगा दिखता कैसे है। तो थर्ड डिफरेंस है, देयर आर फ्यू ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड। देयर आर फ्यू ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड। कुछ एक ब्राइट लाइंस हैं ऑन डार्क बैकग्राउंड। देयर आर few bright lines in dark on dark background, on dark background। जबकि दूसरी ओर क्या लिखेंगे? हाँ, few dark lines on bright background, few dark lines on bright क्या है, बैकग्राउंड। हो जाएगा बेटा, कर लोगे ऐसे। तो दो तरह का स्पेक्ट्रा है ऐसे। क्लियर है यहां तक टॉपिक? ठीक है। लास्ट पे ये वाला फॉर्मूला एक और यूज कर लेंगे, बोहर मॉडल में ऐड हो जाएगा आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी भरनी है? आप इतनी ले लो, इससे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन यूनिट्स देखना, पर सेंटीमीटर। चलिए पर सेंटीमीटर क्यों यूनिट आ रहे हैं वेव नंबर के भी?
क्या फॉर्मूला रहता है वेव नंबर का? कोई लैम्डा से रिलेशन है? 1/λ, है ना। तो यहाँ लैम्डा फिर सेंटीमीटर में लिया उसने, अगर मीटर में होता तो क्या आता? पर मीटर, लेकिन ये जो वैल्यू है ये कब है? सेंटीमीटर में। तो इसका ध्यान रखना कि हमारे आंसर ना कभी मैच हो। तो ये सेंटीमीटर दे रहा हूं मैं, मीटर होगा तो डिफरेंट। कर लोगे? ठीक है, हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन सेम है, Z एटॉमिक नंबर N1 लोअर N2। जैसे देखना, मान लो ऐसे कहा जा रहा है इन हाइड्रोजन ये ट्रांजिशन हो रही है 1 to 4, कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ लाइन एब्जॉर्ब्ड या रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है, इसका मतलब हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लिया, हाइड्रोजन में सारी लाइट्स दी, 1 से कहां जा रहा है? 4। तो इसमें जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है उसका क्या पता करना है? वेव नंबर। ठीक है, देखो वैल्यूज कैसे कैसे भरेंगे। ठीक है, क्या क्या भरें वैल्यूज? वेव नंबर इज इक्वल टू आर, कितनी वैल्यू है? 1.1 इंटू 10⁵। जेड स्क्वायर कितना भरेंगे? 1 डिवाइड 1/4। इससे हम न्यूमेरिकल करेंगे, हो जाएगा बेटा। 4 ऑप्शन होंगे तो और इजी पता चल जाएगा कि 1.1 ही है एक तरह का, देखा जाए सीधा 10⁵ आए। कर लोगे ऐसे? ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल के लिए एक फॉर्मूला और है, हो जाएगा बेटा ये भी। कुछ एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, लिखना। पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट वेव नंबर, फाइंड आउट वेव नंबर ऑफ ए ट्रांजिशन from ground state to second excited state in hydrogen, from ground state to second excited state in hydrogen atom। ग्राउंड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का सोचोगे N1 और N2 कैसे लेंगे? लिख के निकालो जल्दी। ग्राउंड स्टेट तो हमेशा कितनी बताइए आपको? 1। और एक्साइटेड स्टेट का मतलब आपको पता है 1 प्लस कर दिया करो। कौन सी एक्साइटेड है? सेकंड, तो 1 + 2। अगर थर्ड एक्साइटेड है तो 1 + 3, तो 1 + 2 करके निकाल। 9.7 ठीक है, इतना ही आ रहा है। ब्रैकेट में चेक करना, 1/1 माइनस 1/9 आ रहा है ना। इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 8/9। इससे आप निकालो, चेक करो आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर आ रहा है 8/9, यहां वैल्यूज पुट करके देखो, ये आ जाएगा r है 1.1 इंटू 10⁵, ब्रैकेट 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 हो जाएगा बेटा। ये है 1.1 इंटू 10⁵ इंटू 8/9, कितना बता रहे हो? 9 इंटू 10⁵। यूनिट्स ध्यान रखना, परसेंट। कर लोगे? तो एक फॉर्मूला हो रहा है, हो जाएगा बेटा। ये सिंपल टॉपिक है थ्योरी का। एमिशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, ऐसे कर लोगे। क्लियर है ये? टेस्ट के डाउट देखो, कोई टेस्ट मिल गया था कल आपको? टेस्ट में से देखो कोई डाउट पेंडिंग है तो चेक करो। टेस्ट निकाल लो, कोई भी डाउट पेंडिंग है। थके आते हो लास्ट क्लास तक आते आते, है ना? ऐसे लग रहा थके थके से लग रहे हो, थके आते हो। कुछ बच्चे तो ऐसे लग रहे हैं कि धक्के से दिला दिया हमें,
हमारा मन तो था नहीं, भी दिला दिया, मम्मी पापा ने कह कह के ले लो ले